हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा। हम चर्चा कर रहे थे रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। तो हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसमें हमने देखा था कि किस किस प्रकार जो कार्य हुए थे, कौन सा शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी और किस प्रकार के हैं अगले शासक और अंतिम रूप से इसके निर्णायक शासक हुए थे। वास्तविक शासक के नाम से किसे जाना जाता है। तो कल हमने इसकी थ्योरी के बारे में देखा था। आज हम इसको कहें लिखित रूप से देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं रणथंभौर के चौहान। कौन से आते हैं? रणथंभौर, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान हैं। तो अगर हम बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश की, तो वहां का शासक कौन सा? अजरस के द्वारा क्या है अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी और बढ़ाया गया था अजमेर और बनाया गया था राजधानी। इसी प्रकार रणथंभौर की अगर हम बात करते हैं तो 1192 से लेकर 1192 से लेकर 1194 तक अजमेर के शासक कौन रहे थे? गोविंदराज रहे थे। गोविंदराज ने क्या वहां की शासन सत्ता संभाली थी। फिर बाद में क्या है अपनी शासन सत्ता का विस्तार करते हैं और 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि गोविंदराज के द्वारा, गोविंदराज कौन है? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र है। गोविंदराज के द्वारा 1194 ईस्वी में, गोविंदराज के द्वारा 1194 ईस्वी में रणथंभौर में, कौन सा भौर है? रणथंभौर में गोविंदराज के द्वारा 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। तो 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कौन करते हैं? अपने गोविंदराज। ये गोविंदराज कौन है? उसी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र है। इसके बाद इन्हें अगर हम कहते हैं मूल पुरुष या आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसलिए गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का, इसलिए गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का वास्तविक मूल शासक, इसकी अगर बात करते हैं मूल शासक माना जाता है। मूल शासक या आदि पुरुष माना जाता है। जिस प्रकार वासुदेव को अगर हम बात करते हैं चौहान शासन स्थापित करने के लिए वासुदेव को आदि पुरुष की संज्ञा दी थी। सांबर के आसपास पालक क्षेत्र था, वहां पर बसाया था। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं रणथंभौर में गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का मूल शासक माना जाता है। यानी प्रथम बार ये करते हैं, प्रथम बार ये कहें इसकी स्थापना करते हैं। लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो रणथंभौर में गोविंदराज ने यहाँ की स्थापना करती थी। स्थापना करने के बाद यहाँ के अगले शासक आते हैं वल्लण। अगले शासक कौन से आते हैं? वल्लण या वालन कहा जाता है। इसके अगले शासक कौन से आते हैं? वल्लण या इसे वालन कहा जाता है। वल्लण या वालन तो थे, इसके अगले शासक आते हैं। ये गोविंदराज की अगर हम बात करते हैं तो ये मूल रूप से इसकी स्थापना करते हैं। लेकिन फिर शासन को आगे बढ़ाने के लिए अगले शासन आते हैं वल्लण या वालन आते हैं, जो कौन से थे? गोविंदराज के बाद उसका पुत्र है। वल्लण या वालन के गोविंदराज के बाद में क्या उसका पुत्र है, वो शासन सत्ता में आया था। लेकिन इसने आते ही शुरू में कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी था इनके सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी की बातें मानी थी, अलाउद्दीन खिलजी की बातें मानता था। तो ये वल्लण या वालन था, ये आते ही क्या है जो अलाउद्दीन खिलजी कहते उसी प्रकार अपना कार्य करता, उसी प्रकार के अपना कार्य करता था और उसी प्रकार के चलाता था। लेकिन बाद में इसने थोड़े ही समय बाद जैसे ही दिल्ली का शासक बनता है इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश सत्ता पर काबिज होता है। इल्तुतमिश शासन में आने के बाद, इल्तुतमिश के शासन के आने के बाद दिल्ली के शासन सत्ता की जो बागडोर है वो इल्तुतमिश संभालते हैं। भूतला का युद्ध लड़ा गया था, आगे बढ़ेंगे इसमें। इल्तुतमिश और क्या जेंतर सिंह के मध्य भूतला का युद्ध लड़ा गया था।
तो इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे ये सत्ता पर आता है तो इसने क्या धीरे धीरे वल्लन और वालन इसने बात मानना मना कर दिया। ये इसकी बात को क्योंकि सेम उम्र के थे, क्या इसने बात मानना मना कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने क्या इसके ऊपर आक्रमण कराया था। रणथंभौर पर क्या है आक्रमण करते हैं तो ये वलन जो है भाग जाता है। वलन क्या है भाग जाता है, जंगल में भाग गया था। जंगल में भाग जाने के बाद में यहाँ से बच जाता है। जंगल में भागने के बाद यही यहाँ से बच जाता है और भाग जाता है। इसके बाद में यहाँ की शासन सत्ता कौन सा संभालते हैं? प्रहलाद व वीर नारायण। प्रहलाद है और वीर नारायण है। ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन शासन के बारे में पता होना चाहिए कि किसने किसने क्या है रणथंभौर पर चौहान वंश के रूप में शासन के रूप में कार्य किए थे। तो पहले तो कौन से गोविंदराज, दूसरे अपने कौन से वल्लन या वालन है, तीसरे आते हैं प्रहलाद और चौथे कौन से थे वीर नारायण है। प्रहलाद और जो वीर नारायण थे उनके द्वारा इस संस्था को क्या संभाला गया था, इसके शासन व्यवस्था को संभाला गया था। प्रहलाद और वीर नारायण, प्रहलाद को तो पहले इनके बारे में युद्ध हुआ था तो मार दिया गया था। बाद में वीर नारायण है, वीर नारायण ने मना कर दिया था किसी प्रकार से मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। ये तो तुमने कहा था मैं किसी प्रकार से तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, किसी प्रकार का तुम्हारा सहयोग नहीं करूंगा। तो वीर नारायण को दिल्ली बुलाया गया था। वीर नारायण को क्या है दिल्ली बुलाया जाता है और इल्तुतमिश ने सेना भेजकर दिल्ली बुलाया था और इसे षड्यंत्र के माध्यम से, इन्हें क्या षड्यंत्र के माध्यम से वीर नारायण को कहा था कि आप दिल्ली आए और हम आपस में क्या वार्तालाप करेंगे और हम क्या है किसी भी प्रकार से जो रणथंभौर दुर्ग को लेकर किसी भी प्रकार के हमारे में असमंजस है उसको क्या है सुलझाएंगे। तो ये आते हैं दिल्ली, आते हैं दिल्ली में षड्यंत्र के माध्यम से क्या वीर नारायण को घेर करके मार दिया, उनको क्या है मार दिया जाता है। तो इसके बाद में अगले शासक आते हैं जो रणथंभौर दुर्ग के अगले शासक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन चाहते हैं वाघभट है, वाघभट है। ठीक है, तो वाघभट के द्वारा क्या अगले शासक इसके बने थे। तो अगले शासक कौन से हैं? वाघभट है, वाघभट है। ये जो आते हैं रणथंभौर दुर्ग के शासक के रूप में कार्य करते हैं। इन्होंने क्या अपने किले को अपने अधीन में रखा। रजिया सुल्तान नामक जो एक थी उनके द्वारा क्या इसके ऊपर आक्रमण किया गया था, इसको क्या घेरने की कोशिश की थी, लेकिन क्या है वह विफल नहीं थी, वह क्या है विफल रहती है, विफल नहीं हो पाती है। तो वाघभट क्या है रणथंभौर दुर्ग पर क्या है अपने कार्य करते हैं, सुचारू रूप से चौहान वंश को आगे बढ़ाने के कार्य करते हैं। इसके बाद में अगले शासक आते हैं जेतर सिंह। अगले शासक कौन से आते हैं? जेतर सिंह है। जेतर सिंह के द्वारा लगभग 32 सालों तक कार्य किया गया था। जेतर सिंह के द्वारा क्या है लगभग 32 सालों से कार्य किया गया था जेतर सिंह। तो जेतर सिंह शासन सत्ता में आते हैं। जेतर सिंह ने लगभग 32 सालों तक लगातार कार्य किया था, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं था, कार्य किया था। इसके बाद में जेतर सिंह के संतान हैं हमीर देव चौहान। कौन सा आता है? हमीर देव चौहान है। उनको ये जीवित रहते जेतर सिंह के द्वारा क्या जीवित रहते ही अपने पुत्र को क्या है शासन सत्ता सौंप दी जाती है और यहाँ का जो क्या है चौहान वंश का शासक बनाया जाता है। कौन आते हैं? हमीर देव चौहान है। तो ये अंतिम रूप से चौहान वंश के रणथंभौर के शासक कौन से आते हैं? हमीर देव चौहान है। तो इस प्रकार का इनका कार्यक्रम चला था। गोविंदराज आए थे, इनके बाद में वल्लन या वालन आए थे, प्रहलाद या वीर नारायण आए थे, उनके बाद में वाघभट आते हैं, जेतर सिंह आते हैं और इसके बाद में हमीर देव चौहान है। जो साम्राज्यवादी नीति के तहत क्या सबसे ज्यादा कार्य करने वाले कौन से आते हैं? हमीर देव चौहान है। इन्हें रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक शासक कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा आता है? हमीर देव चौहान है। प्रसिद्ध है क्योंकि इसी ने क्या है अपने साम्राज्य को विस्तार किया, अपने साम्राज्य को क्या है इधर उधर क्या है फैलाया था। तो इसके पढ़ेंगे हमीर देव चौहान है। तो इनकी कार्य की अगर बात करते हैं तो 1282 से लेकर 1301 तक हमीर देव चौहान हैं, वो रणथंभौर में चौहान वंश के शासक रहते हैं। 1282 से लेकर 1301 तक हमीर देव चौहान। रणथंभौर में कौन आते हैं? हमीर देव चौहान। 1282 से लेकर 1301 तक। 1282 में इन्होंने शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया था और लगातार के उस शासन सत्ता को आगे की ओर क्या है बढ़ाया था और 1301 तक इनके बारे में क्या है हमीर देव चौहान है, ये इस शासन सत्ता को हमेशा आगे की ओर बढ़ाकर ले जाते हैं। इसके बारे में जानकारी कौन देता है? जानकारी देता है कि 1282 से 1301 तक जो रणथंभौर दुर्ग के शासक के रूप में कौन रहे थे, वो कौन रहे थे? हमीर देव चौहान है। इसकी जानकारी हमें देता है, एक तो आता है हमीर महाकाव्य है, हमीर महाकाव्य है। दूसरा कौन सा आता है? हमीर हट है।
अमीर महाकाव्य की हम बात करते हैं तो इसमें ग्रंथ है, कुछ ग्रंथ है जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। एक तो आता है अमीर महाकाव्य, लेखक कौन से आते हैं? नयनचंद्र सूरी है, नयनचंद्र सूरी है। तो पहला तो एक महाकाव्य आता है अमीर महाकाव्य, जिसमें जानकारी देते हैं कि हमीर देव चौहान का 1282 से लेकर 1301 तक शासक कौन रहा था? हमीर देव चौहान है। दूसरा आता है अमीर महाकाव्य है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं हमीर हट है, हमीर ने हट किया था, तो इसके बारे में दूसरा ग्रंथ कौन सा आता है? हमीर हट है, जिसकी अगर मैं लेखक की बात करता हूं तो उसके लेखक कौन से आते हैं? चंद्रशेखर है। तो दूसरा ग्रंथ कौन सा आता है? हमीर हट है। हमीर हट यानी हटी राजा था, चंद्रशेखर। एक आता है हमीर मदमर्दन है, हमीर हट है। और एक इसके साथ में कौन सा आता है? हमीर मदमर्दन है, जिसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो उसके लेखक की कौन से आते हैं? हमीर मदमर्दन है, वो चंद्रशेखर है। और इसी के समकालीन एक आता है सर्जन चरित्र है। एक कौन सा आता है? ग्रंथ आता है सर्जन चरित्र है, जिसके लेखक भी चंद्रशेखर है। तीसरा आता है सर्जन चरित्र, जिसके लेखक की हम बात करते हैं तो अपने कौन से? चंद्रशेखर। तो पहला ग्रंथ कौन जानकारी देता है? अमीर महाकाव्य, लेखक नयनचंद्र सूरी। दूसरी अगर हम बात करते हैं हमीर हट है, जिसके लेखक चंद्रशेखर है। सर्जन चरित्र के लेखक भी कौन से? चंद्रशेखर है। ये तीनों ग्रंथ इनके बारे में जानकारी देते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आता है? हमीर रासो है। एक कौन सा आता है? हमीर रासो है। और हमीर रासो है, ये तो कौन सा है? 13वीं शताब्दी का है। दो ग्रंथ लिखे थे, एक आता है अमीर रासो है, अमीर रासो है। ये कौन सा है? 18वीं शताब्दी का है। तो ये दो ग्रंथ लिखे थे, इनमें दोनों में भी अमीर के बारे में क्या वर्णन किया गया है कि रणथंभौर के जो शासन सत्ता को आगे बढ़ाने के रूप में शासक कौन हुए थे? हमीर है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके 13वीं शताब्दी के शासक कौन से हैं? सारंगधर है। इसके शासक कौन से आते हैं? कारण करने वाले कौन से? सारंगधर है। और इसके कौन से आते हैं? जोधराज। सर्वप्रथम हमने देखा कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंदराज ने की। गोविंदराज को मूल पुरुष कहा जाता है या आदि पुरुष की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में यहाँ का वास्तविक रूप से शासक आता है हमीर देव चौहान। बीच में आए थे बल्लन आता है, बागभट आता है, जयद्रथ सिंह आता है और अन्य शासक आए थे, वीर नारायण आते हैं। इनके द्वारा भी क्या है कार्य किया गया था। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं रणथंभौर में चौहान वंश को आगे बढ़ाने का कार्य मूल रूप से कौन थे? हमीर देव चौहान है, जिसकी शासन सत्ता 1282 से लेकर 1301 तक रहती है। ये इसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो कुछ ग्रंथ है। पहला तो आता है हमीर महाकाव्य, लेखक नयनचंद्र सूरी है, वो इसके बारे में बताते हैं कि हाँ ये वास्तविक शासक थे। दूसरा आता है हमीर हट है, जिसके लेखक कौन से? चंद्रशेखर है। तीसरा आता है सर्जन चरित्र है, जिसके लेखक चंद्रशेखर है। हमीर रासो 13वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो हमीर रासो 13वीं शताब्दी कौन से आते हैं? सारंगधर है। और हमीर रासो 18वीं शताब्दी में कौन से आते हैं? जोधराज है। ये इनके बारे में मुख्य रूप से क्या जानकारी देते हैं। हमीर देव चौहान 1282 से 1301 तक के इस शासन सत्ता में थे। इसी के समकालीन दिल्ली का शासक था। इसी के समकालीन अगर बात करते हैं 1290 से 1296 तक, इसी के समकालीन अगर बात करते हैं 1290 से 1296 तक दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का शासक था। दिल्ली का शासक कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी है। ये कौन से थे? 1282 से 1301 तक है। यहाँ कौन से थे? 1290 से 1296 तक बीच में आया था। तो इसके समकालीन कौन से आते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। समकालीन 1290 से 96 तक कौन से थे? जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी किस प्रकार के शासक थे? इसकी अगर हम बात करते हैं तो साम्राज्यवादी नीति के थे। ये किस प्रकार के शासक हैं? साम्राज्यवादी नीति के हैं। साम्राज्यवादी नीति के शासक हैं। साम्राज्यवाद तो हर शासक में भरा था। कौन सा आता है कि मैं अपने क्षेत्र का विस्तार न करूं? सभी में है। आप हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा क्षेत्र अधिक से अधिक हो, तो इसी प्रकार ये शासक भी सोचते थे कि हमारा क्षेत्र अधिक से अधिक हो। तो ये कौन से थे? साम्राज्यवादी नीति थे। कौन से थे? अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी है, ये साम्राज्यवादी नीति के शासक थे। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग को अपने अधीन करने के लिए, इनके द्वारा रणथंभौर दुर्ग को अपने अधीन करने के लिए इसके ऊपर 2 बार आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पर क्या है? 2 बार आक्रमण किए थे।
2 बार आक्रमण किए, 1291 में और 1292 में। 2 बार ये जो जलालुद्दीन खिलजी है इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, लेकिन दोनों बार के विफल रहते हैं, क्योंकि इस दुर्ग की किलेबंदी बहुत ही शानदार तरीके से की गई थी। जो भी बनाया गया था, किलेबंदी संरचना की गई थी रणथंभौर दुर्ग। कभी जाए रणथंभौर तो इस किले को देखना, इसकी संरचना है वो बहुत ही शानदार तरीके से की गई है कि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें एंट्री नहीं ले सकता है। ठीक है, क्यों? काफी बुलंदी और ऊंचाई पर है, काफी यह बुलंदी और क्या ऊंचाई पर बना हुआ है। तो सामान्य से आपने देखा होगा किलों के अंदर इस प्रकार झरोखे रखे जाते हैं। क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखे जाते हैं कि नीचे आने वाले व्यक्तियों का पता चल जाए कौन आ रहा है, किस प्रकार है। तो इसमें क्या किलेबंदी बहुत ही शानदार तरीके से की गई है, झरोखे रखे गए हैं जिससे नीचे से आने वाला कोई भी विद्रोही होता तो उनका पहले ही पता चल जाता। ये झरोखे रखे जाते हैं, यहाँ पर आसपास पत्थर थे, जैसे ही कोई पास आने की कोशिश करता उसमें पत्थर या गोले के नीचे फेंक दिए जाते थे और उन पत्थरों के माध्यम से या गोलों के माध्यम से उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो मेन गेट तक नहीं आ सकते थे। किवाड़ बनाए गए थे, जो गेट बनाए गए थे बहुत ही विस्तृत रूप में संरचना बनाई गई थी। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति इसमें एंट्री नहीं ले पाता था। तो 2 बार जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 2 बार प्रयास किए गए थे। उन्होंने क्या है 2 बार प्रयास किए थे, लेकिन दोनों ही बार क्या है रणथंभौर दुर्ग को क्या है विजय करने में असफल होते हैं। रणथंभौर दुर्ग को जीतने में क्या है असफलता हासिल करते हैं। तो इस असफलता के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है कि रणथंभौर दुर्ग को या 2 बार पूछ ली जाए, रणथंभौर दुर्ग को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी ऐसे जो 10 दुर्ग भी हो जाए रणथंभौर के समान, यदि मेरे सामने 10 दुर्ग भी रख दिए जाए तो मैं क्या है परवाह नहीं करता। मैं ऐसे एक बाल के मुसलमानों के एक बाल के समान भी क्या ऐसे दुर्गों को नहीं समझता। क्यों समझेगा? क्योंकि उसने क्या है अंतिम रूप से देख लिया था कि किसी प्रकार से क्या हम इस पर एंट्री नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से हम इस पे ऊपर विद्रोह नहीं कर सकते हैं, इसमें आगमन नहीं हो सकता हमारे किले में। इस किले की किलेबंदी और इसकी संरचना बहुत ही शानदार तरीके से की गई। वही बात अंगूर खट्टी, कोई चीज यदि हमारे हाथ में नहीं आते हैं तो उसको कहते हैं कि इस चीज में हमारे लिए रखा है क्या। साइकोलॉजी में पढ़ा था कि इस चीज में हमारे लिए रखा है क्या था, इसलिए हमें नहीं मिली। ये नौकरी हम क्यों करते? नौकरी जब नहीं मिलती तो इससे कहते हैं इस नौकरी में हमारे लिए क्या रखा। ठीक है, तो ये वो कहते हैं कि इस रणथंभौर दुर्ग को मैं क्यों अपनी अधीनता में लेता, इस दुर्ग में ऐसा क्या रखा था। तो 2 बार जीतने के बाद, 2 बार इसमें क्या है विद्रोह करने के बाद, 2 बार इस पर आक्रमण करने के बाद में कहीं हार जाता है। तो इस पर किसी प्रकार से अपनी जो क्या अधिकार नहीं कर पाने के कारण कहता है कि मैं ऐसे दुर्ग को अपनी अधीनता में क्यों लूं, ऐसा इसमें क्या रखा है। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी है, ये इस समय तक रहता है। बाद में 1296 के बाद में अगले शासक आते हैं जलालुद्दीन के भतीजे व दामाद हैं। तो 1296 से लेकर 1316 तक तो अगले शासक आते हैं। तो इस समझ में आएगा, इधर 1282 से 1301 तक बेरदेव चौहान थे और इधर 1290 से 96 तक कौन से थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद ने कर दी थी। तो अगले शासक आते हैं 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 से लेकर 1316 तक रणथंभौर अगर हम बात करते हैं, इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए शासक दिल्ली का कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी है। बारह सौ 96 से लेकर 1316 तक। अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी। एक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक बना। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने यानी एक खिलजी ने 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1296 में, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद ने कर दी।
कहते हैं कब तक बैठे रहे, कब तक बैठे रहोगे, हमें भी क्या शासन करना है। तो 1296 में आते ही क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। तो पूछ लिया जाए इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो इनके भतीजे व दामाद के द्वारा इनकी हत्या की गई। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई है इनकी। जो अगर हम बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके द्वारा जो अमीर पर आक्रमण किए गए थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर क्या आक्रमण किए गए थे, इसके क्या कारण थे, इसके क्या है मुख्य रूप से क्या कारण थे। तो इसमें क्या है 4 कारण बताए जाते हैं। मुख्य रूप से एक ही कारण है, लेकिन आरएसपी जो होता है मेन जो होता है उसमें लिखे जाते हैं कि 4 कारण बताइए। तो इसमें 4 कारण की अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला लिखा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो साम्राज्यवादी नीति का था। अलाउद्दीन क्या था, साम्राज्यवादी नीति का था, कि अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। दूसरा, अमीर ने कर देने से मना किया था। अमीर कहता है मैं किसी प्रकार का कोई कर नहीं दूंगा, तुम अपने तरीके से दिल्ली में कर लगा रहे हो, लेकिन मैं इसकी कर का भरण पोषण नहीं करूंगा। तो पहला तो कौन सा आता है, अमीर जो अलाउद्दीन खिलजी था साम्राज्यवादी नीति का था। दूसरा, अमीर ने कर देने से मना कर दिया था। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या का बदला लेना चाहता था। मारा तो खुद नहीं था, लेकिन अमीर को इसका दोषी मानता है और कहता है कि मैं तुमसे अपने चाचा की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। और चौथा अगर आता है तो वो कौन सा आता है, मंगोल विद्रोही है। चौथा कौन सा आता है, मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह है। मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को जो अमीर देव चौहान ने शरण दी थी उसको नहीं छोड़ा था, तो उसके लिए उसके ऊपर आक्रमण करता है। तो पहला कौन सा आता है, अमीर ने कर देने से मना किया। अमीर क्या करता है कि मैं कर नहीं दूंगा, तुम तो क्या दिल्ली में बैठे किसी प्रकार कर लगाते रहते हो, तो हम इसका भरण पोषण करने के लिए क्यों, कब तक पूरे आएंगे। आज वही है, केंद्र सरकार है कर लगाती है, तो हम कब तक पूरे आएंगे। उसी प्रकार था, साम्राज्य था अपना था, वो कहता है कि हम कर नहीं देंगे। दूसरा, इनके द्वारा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का था, साम्राज्यवादी नीति का था, साम्राज्यवादी नीति यानी साम्राज्य का विस्तार करेगा। तीसरा कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा का बदला लेना चाहता था, और अपना चौथा पॉइंट है कि अमीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी थी। मंगोल, पहले आपने कभी देखा होगा, एक आता है अर्तुगरुल गाजी एक पाकिस्तानी एपिसोड है, बहुत ही शानदार एपिसोड है। उसमें इसके बारे में मंगोल थे, पहले क्या थे, मंगोल थे, ये यहाँ पर क्या है अपने वकूफ हुए थे, मंगोल है, मंगोलों के द्वारा क्या है कोई भी कहीं किसी प्रकार का शासन जा रहा था, कोई शासन सत्ता जाता है, राजा जाता है या कोई भी व्यक्ति जाता, तो उनके ऊपर क्या है आक्रमण कर दिया जाता था, और उनके पास जो भी जितना सामान होता, उनके पास जो भी जितना होता था उनको क्या लूट लिया जाता था। तो मंगोल शासक थे, उनमें एक कौन से थे, अपने मोहम्मद शाह, उनके द्वारा भी क्या है मुस्लिम सत्ता को क्या लूट लिया जाता है। बाद में ये इन्हीं के दरबार में आकर रहने लगता है, मोहम्मद शाह है वो इन्हीं के दरबार में आकर रहने लगता है। तो इन्हीं के दरबार में आकर रहने लगता है, तो इनकी एक मराठा बेगम, इनकी क्या है एक मराठा बेगम है अलाउद्दीन खिलजी की, जिनका नाम अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः इसे मराठा बेगम कहा जाता है, लेकिन इसका नाम कौन सा है, चिमना या चिमाता बानो, चिमना या चिमाता बानो है। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो ये कौन से आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम है, अलाउद्दीन खिलजी थे इनकी बेगम है। तो इधर कौन से आते हैं अपने, मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला है। मराठा बेगम थी, सीमाना या सिमता बानो है, ठीक है, सीमाता या चिमना बानो है। तो ये थी मोहम्मद शाह रंगीला है, ये दोनों आपस में क्या है दो नैन मटके करते हैं, उनको दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है, प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। इस बात का जो इनको क्या मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको कहा, मराठा बेगम कहा कि हम अलाउद्दीन खिलजी को क्यों न सल्तान,
क्यों न हम अलाउद्दीन खिलजी को किसी भी प्रकार से क्या सैया मौत सैया पर सजा सुना दो। तो उन्होंने कैसे, तो उन्होंने क्या है जहर देने की योजना बनाई। मोहम्मद सारंगीला ने कहा कि हम इसको जहर देंगे और उनको कहे मृत्यु घाट पर उतार देंगे। तो उन्होंने क्या दोनों ने योजना बनाई थी, लेकिन गुप्त का दिन कहते हैं गुप्तचरों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला। अलाउद्दीन खिलजी को गुप्तचरों से इस बात का पता चल जाता है और गुप्तचर कहते हैं कि आपको इस प्रकार के मारने की योजना बनाई जा रही है। तो गुप्तचर ने कहा था पकड़ो मोहम्मद सारंगीला को। जैसे ही मोहम्मद सारंगीला को पकड़ने की कोशिश जाती है, किसी भी प्रकार से मोहम्मद सारंगीला वहां से भाग जाता है। तो मोहम्मद सारंगीला के वहां भाग जाने के बाद जो मोहम्मद सारंगीला है वो बच जाता है। मोहम्मद सारंगीला के है भाग गया था और क्या है बच गया था। बचने के बाद यह सीधा डायरेक्ट कहाँ पहुंचता है, हमीर देव चौहान के, ठीक है, कहाँ पहुंचता है, सीधा डायरेक्ट पहुंचता है हमीर देव चौहान के पास। तो ये हमीर देव चौहान की शरण में पहुंचता है। हमीर देव चौहान की शरण में जाने के बाद में क्या हमीर देव चौहान कहते हैं हाँ हम आपको कहे अपने अधीन ले लेंगे। तो हमीर देव चौहान क्या है इसे अपने साथ रख लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमीर देव जो चौहान है उनके द्वारा क्या है इसको शरण देने के लिए शरण दिया था। तो शरण देने के उपरांत क्या अलाउद्दीन खिलजी उसके ऊपर क्या हमला करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्यार से कहा था कि तुम मेरे विद्रोही है, मोहम्मद सारंगीला क्या मेरा विद्रोही है, तुम उसे मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें क्या है आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन क्या है हमीर तो क्या हटी जा सकता। उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक बार जो कह दिया वो कह दिया, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। तो इस प्रकार के है अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर क्या आक्रमण करता है। तो इसमें कौन रहा 1296 से लेकर 1316 तक शासन रहता है, कौन रहता है अलाउद्दीन खिलजी है। इसके समकालीन कौन सा था, हमीर देव चौहान है। कौन सा था, हमीर देव चौहान था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमीर ने विभिन्न प्रकार के युद्ध जीते थे। कहा जाता है कि हमीर ने 17 युद्ध लड़े थे और इनमें से क्या 16 युद्ध हमीर ने जीते थे। तो प्रत्येक युद्ध में क्या है विजयी रहा था। अंतिम बार से ये युद्ध में हार जाता है और उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो कौन सा था, रणथंभौर का जो शाखा था 1301 में हुआ था, जिसे रणमल और रतिपाल के द्वारा गुप्तकालीन रास्ते बताए गए थे जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि हमीर जो था वो प्रतापी शासक था, यानी इसने अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं परमार शासक है, चंपा के शासक है और उसके आसपास के क्षेत्र सभी शासकों को कह पराजित किया था और अपनी शासन सत्ता को कह बढ़ाया था, अपनी शासन सत्ता को आगे की ओर लेकर गया था। इसी के युग में ये योग करता है जिसका क्या नाम है कोटी यज्ञ। इसी जो क्या है 17 युद्ध लड़े थे, इनमें से 16 युद्ध जीत जाता है और अपने क्या साम्राज्य को विस्तार करता है। उसी की खुशी में एक यज्ञ करता है जिसका नाम कौन सा आता है, कोटी यज्ञ या कोटियन यज्ञ। ठीक है, तो कोटियन यज्ञ, कोटियन यज्ञ है, कोटियन यज्ञ या कोटी यज्ञ करता है। जो अगर हम बात करते हैं हमीर देव चौहान है, साम्राज्य के विस्तार के कारण प्रसन्न होकर एक यज्ञ करता है जिसका नाम है कोटियन यज्ञ है। इस यज्ञ में अपना कौन सा था, जो हमीर देव चौहान बैठा था, हमीर देव चौहान इस यज्ञ में बैठा था। ये बिल्कुल कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ की तरह लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ है। इस यज्ञ में बैठा था, लेकिन बाहर कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या है इसके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति भेजे थे इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। क्या है, 2 सेनापति भेजे थे, एक का नाम क्या था नुसरत खान और दूसरा का कौन सा था उल्गू खान। ये उसके मुख्य सेनापति है, नुसरत खान और क्या है उल्गू खान। नुसरत खान है और उल्गू खान है। इधर अपना हमीर देव चौहान था, ये क्या यज्ञ में बैठा था। तो यज्ञ में बीच में उठ नहीं सकता है। यज्ञ में उपरांत में क्या इसने मौन व्रत धारण किया था। यज्ञ के उपरांत क्या इसने क्या है मौन व्रत धारण किया था, यानी बोल नहीं सकता। इसने मौन व्रत दिया हुआ था, मौन व्रत धारण किया था तो बोल नहीं रहा था। तो कोटी यज्ञ के उपरांत में 1299 में ये इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, पता चल गया था कि क्या वो तो वहां पर बैठा, तो ये क्या आक्रमण कर देते हैं। तो इसके 2 सेनापति आते हैं। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने 2 सेनापतियों को भेजता है, नुसरत खां और उल्गू खां है। अगर हम बात करते हैं उल्गू खां है, ये इसका मुख्य सेनापति था, मुख्य सेनापति।
उल्गू खां था वो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति था। इन दोनों सेनापतियों को भेजता है और कहता है कि रणथंभौर पर आक्रमण करो। इधर अपने समकालीन हमीरदेव चौहान स्वयं आ नहीं सकता था, तो इसने अपने सेनापति भेजे थे। एक का नाम क्या है, भीम सिंह है, दूसरा कौन सा है, धर्म सिंह है। भीम सिंह और दूसरा कौन सा आता है अपना, धर्म सिंह है। धर्म सिंह, भीम सिंह इसका मुख्य सेनापति था, मुख्य सेनापति। तो ये आपस में भिड़ते हैं क्योंकि स्वयं नए हमीरदेव चौहान आया था, इसमें नए अलाउद्दीन खिलजी आया था। दोनों के केवल और केवल क्या है, सेनापति आए थे। इनका सेनापति क्या नाम था, नुसरत खां है, उल्गू खां है। इसका भीम सिंह और क्या है, धर्म सिंह है। इसका भीम सिंह मुख्य सेनापति है और उसका कौन सा, उल्गू खां मुख्य सेनापति। उल्गू खां कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, भाई है। ये दोनों आपस में लड़े थे, ये दोनों क्या है, आपस में लड़े थे। तो इनमें अगर हम बात करते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह है, बहुत ही शानदार तरीके से लड़े। उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और उनकी जो सेना थी उनको हरा करके भगा दिया। ये सेना क्या है, हारकर भाग गई थी। दोनों ने क्या है, जीत लिया था। भीम सिंह और धर्म सिंह क्या जीत गए और ये क्या है, वापस जो इनके पास जो यहाँ से माल मिला था, जो वस्तु मिली थी इनको, वो वापस लेकर क्या है, ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर की ओर जा रहे थे। रणथंभौर किले की ओर वापस जा रहे थे, खुशी से, क्या बहुत ही अच्छी खुशी से जा रहे थे। लेकिन जैसे ही किले के पास पहुंचते हैं, इन्हें सूचना मिलती है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, नुसरत खां, उल्गू खां है, ये दोनों सेनापति वापस सेना को लेकर आ रहे हैं। वापस क्या है, सेना को लेकर आ रहे हैं, वापस हमला कर रहे हैं। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह से कहा कि तुम तो क्या है, ये जो अपना माल अपने हाथ लगा है उसको लेकर क्या, तुम तो किले की तरफ जाओ, मैं इस सेना को देखता हूँ, मैं इस सेना से क्या है, निपटूंगा। तो भीम सिंह क्या है, वापिस आता है। भीम सिंह क्या है, वापिस आता है, धर्म सिंह चला जाता है। भीम सिंह जब वापिस आया तो इन सेनापतियों के द्वारा क्या है, नुसरत खां, उल्गू खां है, इनके द्वारा क्या है, भीम सिंह को मार दिया जाता है। भीम सिंह को क्या है, युद्ध स्थली पर क्या है, मार दिया जाता है। इसको क्या है, मार दिया जाता है, ये मर गया। जैसे ही जो हमीरदेव चौहान को इस बात का पता चलता है कि जो अपना मुख्य सेनापति है भीम सिंह, वो मारा गया है, तो इसने इस धर्म सिंह की आंख फोड़ दी थी। धर्म सिंह क्या आंख फोड़ देता है, आंख फोड़ देता है और कहता है कि तेरी वजह से भीम सिंह मारा गया। कहता है यदि तू वापस नहीं आता, उसके साथ में रहता, तो आज मेरा भीम सिंह मरता नहीं है, तेरी वजह से क्या है, भीम सिंह मारा गया। तो हमीरदेव चौहान के द्वारा धर्म सिंह की आंख फोड़ दी जाती है, क्योंकि इसका मुख्य सेनापति था। मुख्य जो व्यक्ति जब जाता है तो दर्द होता है, तो उसने क्या इसकी आंखें फोड़ दी। कहा तेरी वजह से क्या है, तेरी वजह से जो भीम सिंह क्या मारा गया। तो धर्म सिंह को इसने क्या अंधा बनाया, अंधा भीम सिंह को क्या है, अंधा बना दिया गया था। किसके द्वारा है, हमीरदेव चौहान के द्वारा है। अब इसके दो सेनापति कौन से थे, नुसरत खां, उल्गू खां। नुसरत खां और उल्गू खां है। कहा जाता है कि नुसरत खां, उल्गू खां है, फिर किले की तरफ आ रहे थे। ये अपना किला बना हुआ इस प्रकार इसकी बनाई हुई है, ऊपर की तरफ दरवाजे से ये है, ठीक है। तो ये कहा जाता है नुसरत खां, उल्गू खां है, इस रणथंभौर दुर्ग के किले की तरफ आ रहे थे। जैसे इस दुर्ग के किले की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ से क्या एक गोला निकलता है और गोला क्या है, नुसरत खां पे लगता है। एक गोला निकलता है तोप से और क्या है, नुसरत खां को लग जाता है और नुसरत खां मारा जाता है। नुसरत खां क्या मर गया था। जैसे ही नुसरत खां मरता है, चारों तरफ सेना, इनकी सेना थी मुस्लिम, तो जैसे ही नुसरत खां बनता मर जाता है, तो मरने के बाद में क्या है, ये जो सेना थी उनके पास समाचार तो पहुंचता है कि नुसरत खां मारा गया। जब मुख्य सेनापति मारा जाता है तो पीछे की सेना हड़बड़ा जाती है, डर जाती है कि अब हम क्या करें। तो सेना इधर उधर बिखरने लगी, भागने लगी थी। ऐसा समाचार उल्गू खां के इसका भाई था, तो उल्गू खां ने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या समाचार पहुंचाया था। अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या उल्गू खां समाचार पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हमारा क्या सेनापति मारा गया, हमारा नुसरत खां के मारा गया है, तुम और सेना भेजो। ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी को, कहता है कि तुम और सेना बेल में ज्यादा और क्या है, शक्तिशाली हथियार भेजो, क्योंकि अपनी सेना क्या घबरा गई है, डर गई है, दूर भाग रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही समाचार पहुंचता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है, वो सेना नहीं भेजते, स्वयं आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, स्वयं आते हैं, उल्गू खां की तरफ क्या स्वयं आ जाते हैं। और 1299 से अगर बात करते हैं 1301 तक, 1301 में इसको किले को, रणथंभौर दुर्ग को स्वयं सेना लेकर आता है अलाउद्दीन खिलजी है। 1301 में इस किले को लंबे समय तक घेर कर रखा था। 1299 की बात करते हैं, इसके बाद लगभग 1 साल तक 1299 से सेना लेकर आता है और 1301 तक के यहाँ पर बैठे रहते। रणथंभौर किले के आसपास के यहाँ पर डेरा डाला था और यहाँ पर बैठे, यहाँ पर क्या लगभग साल तक बैठे रहते हैं। साल तक जब बैठे रहते हैं तो इसको क्या किले में किसी प्रकार से एंट्री नहीं हो सकती। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इस किले में किसी प्रकार से आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। फिर लंबे समय तक यहाँ पर बैठे रहते, तो बैठे क्या करें,
अब क्या है, बरसात का मौसम आ रहा था, सावन का महीना आ रहा था, लगातार बरसात और गर्म हो रहे, झाड़ी वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लंबे समय तक बैठे नहीं रह सकते हैं। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको दिल्ली की सल्तनत के बारे में चिंता होने लगी कि वहां पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हो जाए, क्यों मैं तो 1 साल से वहां पर हूँ, तो किसी प्रकार से कोई सत्ता को काबिज करने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, कोई विद्रोही आक्रमण नहीं कर दे, ये चिंता सताने लगी। तो उसने क्या कूटनीति का प्रयोग, अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का प्रयोग किया और क्या है, जो अपने हमीरदेव चौहान है, हमीरदेव चौहान को संदेश भेजते हैं। हमीरदेव चौहान को संदेश भेजा जाता है और कहा जाता है कि हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, हम आपके साथ क्या संधि करना चाहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं तो आएंगे नहीं, स्वयं तो आएंगे नहीं, वो इसके 2 सेनापति फिर थे, एक था रणमल है, एक रतिपाल है। इसके 2 सेनापति है, एक रणमल है, एक रतिपाल है, दोनों को भेजा था। रणमल और रतिपाल है यहाँ पर आते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, 1301 में लगभग 1 साल घेरे रखने के बाद जब कहीं इनको पता था कि हम किसी प्रकार से इस किले को भेद नहीं पाएंगे, तो ये कूटनीति का प्रयोग करते हैं। कूटनीति सामान्य सी बात, कूटनीति का आज भी प्रयोग किया जा रहा है, पहले भी किया जाता था। जब व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई चीज सीधी हाथ से नहीं मिली तो वो कूटनीति का प्रयोग करता है, वो जाकर या किसी माध्यम से क्या उस कार्य को करवाता है। तो 1301 में कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है, संदेश भेजा था कि हम आपके साथ संधि या समझौता करना चाहते हैं। तो हमीरदेव चौहान क्या ठीक है करने हैं, तो ये सेनापति भेजता है। हमीरदेव चौहान अपने 2 सेनापति भेजता है, एक का नाम क्या है, रणमल है, और दूसरे का नाम क्या है, रतिपाल। रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल है। जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने डेरा डाला हुआ था उस डेरे में आते और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश होते हैं, कहते हैं बोलिए क्या संधि क्या समझौता है, क्या संधि है क्या समझौता है, आप किस प्रकार अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी हंसते हैं और कहते हैं कि मैं क्या संदेश पहुंचाना, मैं क्या संदेश पहुंचा रहा हूं, मैं तो तुम्हें कहना चाहता हूं, अरे ओ रणमल, अरे ओ रतिपाल, अरे ओ रणमल, अरे ओ रतिपाल, तुम कब तक इसके सेनापति बने रहोगे, तुम कब तक हमीरदेव चौहान की गुलामी करते रहोगे, उनके सेनापति के रूप में कार्य करते रहोगे। यदि मैं तुम्हें इस दुर्ग का मालिक बना दूं, यदि मैं तुम्हें रणथंभौर दुर्ग के शासन सत्ता तुम्हारे अधीन कर दूं, तुम्हें इस किले का सम्राट बना दूं, तो कैसा है, तो कैसा रहेगा। तो वो कहते बहुत अच्छा है, तो आ गया तो बहुत अच्छा है, हम क्या है मालिक बन जाएंगे। हाँ सोचते हैं, टाट कुचलते हैं, सोचते हैं ठीक है, दोनों आपस में देखते हैं, कहते हैं ठीक है बिल्कुल हम कर देंगे, बोलिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा तुम इस किले में हमारे एंट्री के लिए गुप्त रास्ते बताओ, हम इस किले में किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं, इसके बारे में बताओ, किस प्रकार हम इसमें जा सकते हैं। तो उसने क्या है बताया था, लालच देने के बाद उन्होंने कहा था कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शासक बना दूंगा। तो दोनों लालच में आ जाते हैं और गुप्त रास्ते बताए थे, किले के क्या है गुप्त रास्ते रणथंभौर दुर्ग के गुप्त रास्ते बताने के बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है ये रणथंभौर दुर्ग में एंट्री कर जाती है, रणथंभौर दुर्ग में एंट्री कर जाती है। सामने शासक कौन से थे, हमीरदेव चौहान, सामने कौन से थे, हमीर चौहान। तो हमीर चौहान को पता चल गया किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने विश्वासघात किया है, नहीं तो सेना किले में नहीं आती। जैसे ही सेना किले में आती है तो हमीरदेव चौहान घोषणा करते हैं कि हमारे किले में क्या है विद्रोहियों की एंट्री हो गई है, और हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ मारा गया। हमीरदेव चौहान क्या है लड़ता हुआ मारा जाता है। जैसे ही हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ मारा जाता है, उनकी पत्नी है रंग देवी है, उनकी पत्नी की अगर बात करते हैं, रंग देवी ने क्या है जोहर किया था, रंग देवी क्या है जोहर करती है, रानी रंग देवी ने जोहर किया था। पद्मनाथ तालाब, उस तालाब में क्या है रानियां, अन्य जो वहां की सेनापति थी, कार्य करने वाली महिलाएं थी, वो सारे एकत्रित होकर क्या जोहर करती है। यह राजस्थान का प्रथम जोहर है, राजस्थान का क्या है प्रथम जोहर है। और जोहर भी किस प्रकार का है, जल जोहर है। यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर है, यानी इससे पहले कोई भी जोहर नहीं हुआ था। जोहर कहा जाता है अपनी पत्नी जो पति होती है उसकी मृत्यु के बाद पत्नियां क्या है या तो जल को समर्पित करती है या अग्नि को समर्पित करती है, उसे क्या कहा जाता है जोहर कहा जाता है। तो ये हमारा कौन सा था प्रथम जल जोहर है, ये कौन सा था प्रथम जल जोहर है। बाद में अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने
ये 1301 में कौन आते हैं, रणबल और रतिपाल आते हैं, कहते हैं कि हाँ हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप ही कहें हमें यहाँ का कहे राज्याभिषेक करें, हमें यहाँ का राजा घोषित करें। तो रणबल और रतिपाल ने जो थे उनके द्वारा जब ये कहा गया तो जो कौन से थे, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तुम अपने धर्म के शासक थे, तुम अपने धर्म के सम्राट है उसके प्रति वफादार नहीं हुए, ठीक है, तो तुम मेरे प्रति वफादार कैसे होगे, जब तुम अपने शासक के प्रति इतने साल तुमने कार्य किया उसके प्रति भी वफादार नहीं निकले, तुमने उसके साथ भी विश्वासघात किया, तो तुम मेरे साथ क्या विश्वास करोगे, ठीक है, तो मुझे भरोसा नहीं है। तो इसने क्या दोनों को मरवा दिया था, रणबल और रतिपाल को मरवा दिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने मरवाया था। अलाउद्दीन खिलजी वहां पर बैठे थे और सामने अपने कौन घूम रहे थे, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को कहे चोटें आई थी, गंभीर रूप से घायल थे। मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला की अगर बात करते हैं तो वहां पर घायल रूप में मिले थे मोहम्मद शाह। वही कौन से, मराठा बेगम को भगाने की कोशिश करने वाले मंगोल विद्रोही थे, तो वो कहे सामने आते हैं, इसके जो हमीरदेव चौहान के शरण दी थी, तो ये सामने आते हैं, तो कहते हैं कि यदि अलाउद्दीन खिलजी यदि कहते हैं कि जी मैं तुम्हारी इन चोटों का इलाज करा दूं, तो यदि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से देखभाल करूं और तुम्हें क्या स्वस्थ कर दूं, तो तुम क्या मेरे प्रति ईमानदारी दिखाओगे, क्या तुम मेरे प्रति क्या करोगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला कोई हठधर्मी था, मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि मैं दो काम करूंगा, कि मैं क्या है दो काम, यदि मैं ठीक हो गया, यदि तुमने मुझे स्वस्थ करवा दिया, तो मैं क्या तुम्हारे प्रति दो काम करूंगा। पहला तो तुम्हें क्या मारूंगा, पहला तो काम कौन सा करूंगा, तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, जैसे ही ठीक होऊंगा, ठीक होते तुम्हें मार दूंगा। और दूसरा, मैं इस तक जो रणथंभौर के चौहान वंश की सत्ता है, इस सत्ता के ऊपर जो चौहान वंश का, हमीर वंश का कोई भी शासक, कोई भी व्यक्ति होगा, हमीर वंश से संबंधित था, उसको कहे मैं इस शासन सत्ता का कहे जो मालिक बनाऊंगा, सम्राट बनाऊंगा। तो मोहम्मद शाह को जो मोहम्मद शाह ने ये जैसे ये बात कही, अलाउद्दीन खिलजी को बात अच्छी नहीं लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहे उसको सामने हाथी था, हाथी के पैरों से कुचलवाया था, हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। तो जैसे ही हाथी दिखता है, हाथी के पैरों से क्या कुचलवा दिया जाता है, और मोहम्मद शाह रंगीला ने वहीं पर क्या दम तोड़ दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने, अगर कहा जाता है कि इनका पिताजी था, कौन सा था, अगर हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान के पिताजी है जिनका नाम जेतर सिंह है, उन्होंने लंबे समय तक शासन किया था, इसलिए उनकी याद में उन्होंने क्या छतरी बनाई और अपनी बेटी की याद में पद्मला तालाब बनाया। इनके द्वारा अगर बात करते हैं, इनके पिताजी थे, पिताजी ने लंबे समय तक शासन किया था, तो उनकी याद में क्या है न्याय की छतरी बनाई है। जय सिंह के द्वारा अगर बात करते हैं तो लगभग 32 वर्षों तक राज किया था, इसलिए 32 खम्भों की छतरी बनाई गई है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने क्या है अपनी बेटी की याद में पद्मला तालाब बनाया है, इसके याद में क्या बनाया है, पद्मला तालाब बनाया है। और हमीर के बारे में एक कहावत है, हमीर के बारे में एक कहावत कही जाती है कि हमीर इतना हठधर्मी था कि जो उसने एक बार कह दिया, वो उसके बाद में पीछे नहीं हटता था, चाहे उसमें उसे हार मिले चाहे जीत मिले। इस युद्ध में वह हारता नहीं, मरता नहीं। यदि उसने मोहम्मद शाह रंगीला को, अलाउद्दीन खिलजी को वापस लौटा दिया जाता, लेकिन हठधर्मिता थी उसकी, जिद ये थी कि उसने क्या मोहम्मद शाह रंगीला को नहीं लौटाया, उसने अपने परिवार का बलिदान दे दिया। परिवार की मृत्यु हो जाती है, बेटी की मृत्यु हो गई थी, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, स्वयं ने मृत्यु को स्वीकार किया था, तो इस प्रकार स्वयं जो कहे मृत्यु शैया पर सो गया था। लेकिन एक बार उसने क्या जिद कर ली कि मैं मोहम्मद शाह रंगीला को वापस नहीं लौटाऊंगा तो नहीं लौटाऊंगा। तो इस प्रकार वो क्या हठधर्मी था और लंबे समय तक है उसने इस जो क्षेत्र है रणथंभौर में क्या विजय गाथा को क्या अमर रखा था। अब कहा जाता है कि जो किले बनाए जाते हैं, जो कहे किले बनाए जाते हैं, वो इस प्रकार के होते, ऊंचाई पर होते। पहला तो पॉइंट ये आता है कि किले ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं, किले क्या है ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं। तो किले आप कहीं पर जाएंगे, जयपुर में जाएंगे, रणथंभौर में जाएंगे और किसी क्षेत्र में जाएंगे, आप जो किले देखेंगे, उदयपुर के है किसी प्रकार के जो किले देखेंगे, वो सारे किले के ऊंचाई पर बने हुए। ऊंचाई पर बनाने का मुख्य कारण है जो सम्राट है, शासक है, जो क्या है शासक है, उसको नीचे से जो भी सेना आ रही है, नीचे से जो भी कोई आक्रमण करेगा, सेना आएगी, वो क्या अच्छे तरीके से दिखेगा, अच्छे तरीके से क्या दिखता है। तो इसलिए क्या किले ऊपर से बनाई जाती है। दूसरा, इन किलों में इस प्रकार की क्या बाउंड्री बनाई जाती है, यानी इसमें किलेबंदी की जाती है। और इस प्रकार आपने देखा होगा कि इसमें संरचना बनाई जाती है इस प्रकार की,
आपने सोचा होगा कि ये संरचना क्यों बनाई जाती है किलों के अंदर। तो कभी जाएंगे तो किलों में क्या है, यहाँ पर ऊंचाई होता है, यहाँ पर क्या है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर सैनिक खड़े रहते हैं, यहाँ पर क्या है, सैनिक खड़े रहते हैं, उनके हाथ में क्या पीछे तो बंदूकें हुआ करती थी, ठीक है, शासक है जो जितने जो गोले बराबर रखते थे वो यहाँ पर लगाए होते थे। जैसे ही नीचे से पता चलता है कोई आ रहा है तो यहाँ से क्या लगातार ये क्या बमबारी का गोले फेंकते या अपने पास पत्थर रखते थे। जैसे ही कोई आता तो यहाँ से क्या पत्थर फेंकते थे, जिससे क्या है जो नीचे की सेना है वो ऊपर की ओर नहीं आ पाती थी। तो एक तो मुख्य कारण ये था। अब क्या है, जो किले बनाए गए थे इसके क्या है, नुकसान भी थे। किले बनाए गए थे इसके नुकसान भी थे। ऊंचाई पर जो किले बनाए गए हैं उनके नुकसान भी थे, क्योंकि यहाँ पर क्या खाद्य सामग्री और पानी की कमी होगी, खाद्य सामग्री और क्या पानी की कमी होगी। एक समय तक तो हमें उपलब्धता होगी, लेकिन जैसे जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें एक साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने इसको घेरे रखा था। तो एक साल तक की जो खाद्य सामग्री यहाँ पर थी, खाद्य सामग्री और पानी की उपलब्धता थी, लेकिन यदि लंबे समय तक घेरे रखते तो उनको क्या बाहर आना पड़ेगा, खाद्य सामग्री और पेयजल की आपूर्ति के लिए उनको क्या बाहर से राशन लाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। इस किले के बारे में एक और कहावत आती है कि रणथंभौर दुर्ग को क्या किले के कवाड़ जो कहते खोल दिए थे, हमीरदेव चौहान ने खोल दिए थे, क्योंकि उसके सामने क्या है खाद्य और पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो वो सोच रहा था कि मैं मेरे जो यहाँ पर कार्य करने वाले हैं, मेरी जो प्रजा है उसको मैं क्यों भूख और प्यास के मारे मारूं, अच्छी से अच्छा है कि हम क्या लड़कर मरे। तो इसलिए क्या है, इसने किले के कवाड़ खोल दिए जाते हैं। तो इसकी एक क्या है नुकसान भी है कि खाद्य आपूर्ति और पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अब एक आता है जोहर होता है, एक क्या होता है, जोहर होता है। समूह में रानियों को, समूह में जो रानियां होती है वो जल या अग्नि को समर्पित होती है तो उसे क्या कहा जाता है, जोहर कहा जाता है। यदि जल को समर्पित है तो उसे जल जोहर कहा जाता है, जो रणथंभौर में हुआ था। यदि अगर हम बात करते हैं, यदि अग्नि को समर्पित होती है, यदि आग में कूदती है और अपना क्या बलिदान देती है तो उसे क्या कहा जाता है, अग्नि जोहर कहा जाता है। एक आता है साका है, एक क्या होता है, साका होता है, ठीक है। राजा व सैनिक की अगर बात करते हैं, ये क्या होता है, एक तो क्या होता है जोहर है, एक आता है साका और एक होता है केसरिया है, एक होता है केसरिया। तो केसरिया की अगर हम बात करते हैं, सैनिकों के द्वारा, सैनिकों या राजा के द्वारा सिर पर साफा या बाना धारण कर मृत्यु शैया को प्राप्त करना क्या कहलाता है, केसरिया है, ठीक है। राजा व सैनिक सिर पर धारण करते साफा या बाना क्या होता है, केसरी रंग का होता है। यदि इनमें से एक घटना हो, यानी साका हो, यानी क्या है जोहर हो रहा है तो केसरिया नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, अर्धसाका है, अर्धसाका है। यदि पुरुष भी मृत्यु शैया को, यानी पुरुष जो है केसरिया धारण कर युद्ध लड़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और उनकी पत्नियां जोहर कर मृत्यु को प्राप्त करती है तो उसे क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। तो अर्धसाका में क्या होता है, एक घटना होती है और एक घटना नहीं होती है, उसे अर्धसाका कहा जाता है। और पूर्ण साका की अगर बात करते हैं, दोनों चीजें होती है। जोहर में महिलाएं एकत्रित होकर या तो अग्नि को समर्पित करती है या जल को समर्पित करती है, उसे क्या कहा जाता है, जोहर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर का एक लूणकरण भाटी था। जैसलमेर के लूणकरण भाटी के द्वारा केसरिया किया गया था। जैसलमेर के लूणकरण भाटी के द्वारा केसरिया किया गया था, रानी ने जोहर नहीं किया था। ये क्या कहलाता है, अर्धसाका है। जैसलमेर क्या कहलाता है, अर्धसाका है, क्योंकि रानियां तो ये थी जो उनके लूणकरण भाटी है उनके द्वारा सिर पर केसरिया साफा धारण करके केसरिया किया गया था, लेकिन रानियों ने मना कर दिया कि हम क्या है मृत्यु शैया पर नहीं आएंगे। इसलिए क्या है, जैसलमेर के ढाई साके प्रसिद्ध है। जैसलमेर में क्या है, ढाई साके प्रसिद्ध है। दो तो प्रमुख है, एक में क्या है जो महिलाएं वो पीछे हट जाती है, इसलिए ढाई साके प्रसिद्ध है। तो एक कहावत आती है अमीर हट के बारे में है कि सीवन अमीर हट जो था वो हटी था, हठधर्मी था। जिस प्रकार शादी में एक बार कहते हैं कि पेड़ चावल हो गई या तेल चढ़ गया है तो उसके बाद में शादी होगी, चाहे कोई भी घटना हो जाए। इसी प्रकार अमीर जब हट कर लेता था तो उससे पीछे हट नहीं हटता था। इसलिए कहा जाता है कि सिंह सवन सत्पुरुष है, सिंह सवन सत्पुरुष वचन है, सिंह सवन सत्पुरुष वचन है, यानी वचन किस प्रकार के हैं, सत्पुरुष है। सिंह सवन सत्पुरुष वचन है, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चले न दूजी बार है। तिरिया तेल हमीर हट चले न दूजी बार है, कि जिस प्रकार यदि हमीर ने हट कर दिया तो वह क्या वापस पीछे नहीं हटेगा। जिस प्रकार एक बार तेल चढ़ जाने के बाद शादी होती है, चाहे कोई भी घटना हो जाए। तो इसी प्रकार के हमीर को हठी शासक के रूप में जाना जाता है। ये हमारा कौन सा था, रणथंभौर का चौहान वंश है। रणथंभौर का चौहान वंश कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अगला पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।